चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं, श्री प्रतीक अग्रवाल, CIO एंड बिजनेस हेड आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी तक लास्ट जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक इंडियन मार्केट्स की अगर आप देखें ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रॉन्ग रही। हमने ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखें आउट परफॉर्म किया और लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज कर रही थी सडनली, बट अब हम वो जो एक डिफरेंशियल था पिछले 3-4 सेशन में वो इनविजिबल है सर। अब हमने ग्लोबल मार्केट्स के साथ अपनी पैरिटी एस्टेब्लिश कर ली है, स्पेशली US मार्केट जहां पे अब एक सब्सटेंशियल रेट हाइक की बात हो रही है। आपको कैसा लगता है सर इस वक्त बाजार कितना रिस्की है, और US वाकई अगर 100 बेसिस पॉइंट की हाइक की तरफ गया, फिर ये निर्णय रहा, तो इक्विटीज का बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जो बिहेवियर है वो कैसा लगता है सर आपको? नहीं, देखिए, अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई, जो कि होना चाहिए, अगर US में जो रेट इंक्रीज है वो 75 बिप्स से ज्यादा हो तो 75 बिप्स इज रिफ्लेक्टेड इन दी बॉन्ड यील्ड्स। उससे ज्यादा अगर होता है तो इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। तो शायद जो ट्रेडेड यील्ड्स हैं 10 ईयर की, वो अगर ऊपर जाएंगी तो उसका नेगेटिव असर इक्विटी मार्केट्स पे पड़ेगा, ऐसा मान के चलना चाहिए। दूसरा, जो एक और चीज जिस महीने से हो रही है वो ये कि पहले जो आप $47 बिलियन सोख रहे थे बाजार से, वो इस महीने से दुगनी दर पे सोखोगे। तो जो लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी जो बाजारों में स्लॉश हो रही थी, वो आगे ज्यादा तेजी से कम होगी, और उसका भी जो मार्केट विल हैव टू डाइजेस्ट दैट। तो ऐसे समय में बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, मोमेंटम की तरफ नहीं भागना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के शेयर ही फोकस में रखने चाहिए। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी इस तरह के ग्लोबल एनवायरनमेंट में। 15 सेंट्रल बैंक्स की बैठक होने वाली है, ऑफ कोर्स उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा US फेड का स्टांस, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द मंथ भारत के भी बैठक होगी, RBI की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, गुड आफ्टरनून प्रतीक, जहां पर कहा जा रहा है कि शायद इस ग्लोबल सिनेरियो के मद्देनजर भारत में भी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ सकता है। क्या उतने क्वांटम की रेट हाइक की वाकई में आपको जरूरत दिखाई दे रही है? क्योंकि बाकी सबके बीच RBI अहेड ऑफ द कर्व रहा था वो रेट हाइक्स का सिलसिला अनाउंस करने में, तो क्या अभी भी अहेड ऑफ द कर्व रहना है? देखिए, हमारा और लेट्स से US का लिंक जो है वो फॉरेक्स के थ्रू होता है। हमारे अगर डॉलर रिजर्व अच्छे हैं और बढ़ रहे हैं तो हमारे सेंट्रल बैंक के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहेगी कि US चाहे कुछ करे, हमारी पॉलिसी उससे बिल्कुल जुदा हो सकती है। पर अगर हमारे फॉरेक्स के रिजर्व्स घटते जा रहे हैं और अच्छी तेज दर पे घटते जा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में ये जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो घट जाती है। तो अगर US समझिए 75 बिप से इंक्रीज करता है तो हमारे सेंट्रल बैंक से भी अपेक्षा करनी चाहिए कि वो भी शायद 50 बिप इंक्रीज करे। प्रतीक, कुछ ही देर पहले हम कंजम्पशन थीम और कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स की बात कर रहे थे, जहां पर हमारे जानकारों ने HUL, ITC, पिडिलाइट जैसे शेयर रेकमेंड किए। अब मुझे याद है 2020 के काल में पीक कोविड में आपने स्टेपल्स पर फोकस किया था। इस समय कंजम्पशन में किस तरह के आइडियाज पर आप फोकस करेंगे? क्या अभी भी वो स्टेपल्स पर रुझान काफी ज्यादा है? अप्रोच क्या होगी? बिकॉज अ लॉट हैज चेंज्ड फ्रॉम देन टू नाउ। एक पेंट अप डिमांड थी, वो हमने पचा ली, अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ उतर रहे हैं। तो अगर इस थीम या इस बास्केट को प्ले करना है, किस तरह के आइडियाज में पैसा लगाएं? पहले तो आपको याद है कि मैंने उस समय क्या कहा था, इज अमेजिंग। नहीं, पर उस समय से अभी तक में फर्क है। उस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, अगले 3 महीनों में क्या होगा उसका कोई भी आंकलन लगा पाना बहुत मुश्किल था। आज के दिन वैसा नहीं है। आज के दिन अगले 2-3 महीने काफी स्ट्रॉन्ग जाने की उम्मीद है। इकोनॉमी के उसमें जो फेस्टिवल सीजन अराउंड द कॉर्नर है वो काफी स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए।
पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेरा मानना यह है कि फॉरेक्स रिजर्व्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर फॉरेक्स रिजर्व्स घटते हुए दिखें, ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ की उम्मीद करना आज के दिन जरा मुश्किल है, तो आप पाएंगे कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन की तरफ जाएगी। एंड ऐसे में धीरे धीरे शायद फाइनेंशियल अच्छा करें, शायद जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे फोकस करने वाले स्टॉक्स हैं वो अच्छा करें, और जो स्मॉल टिकट कंजम्पशन है, द सेम स्टफ स्टेपल्स हुआ या इवन ड्यूरेबल्स में स्मॉलर टिकट ड्यूरेबल्स, उनका समय शायद वापस आ जाएगा। एक तो इसलिए भी कि यहाँ पे शायद ग्रोथ बरकरार है क्योंकि कुछ रोजाना जरूरत की चीजें हैं, कुछ स्मॉल टिकट है, तो वहां पे इम्पैक्ट लास्ट में होता है। दूसरा ये कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे शायद कमोडिटी प्राइसेस घटें, और जो ये स्पेस है इसमें मार्जिन इंक्रीज की वजह से प्रॉफिट शायद बम्प्ड अप रहे वर्सेस अदर स्पेसेस। So this is my manner of looking at the market just now. अच्छा, एक और सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2-3 ऐसे चंक है, एरियाज हैं जहाँ पे बाजार ने बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन शो किया है सर। आप यकीन मानिए पिछले 3 महीने में ऑटो में लोगों ने पैसा काफ़ी कमाया, और इनफैक्ट वो जो एक टिपिकल ईवी थीम थी ना, उस पर भी पैसा बना। और आई थिंक सारा का सारा अगर आप देखें जो ध्यान था बाजार का वो केंद्रित रहा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। टू व्हीलर स्पेस ने अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया। बैंक्स ने अच्छा पैसा बना के दिया, केमिकल बास्केट ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। अभी आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है सर इस वक्त? इसी प्रकार का अगर लीड, अगर आपको लगता है कि अगले 6 महीने में कोई स्पेस जनरेट कर सकता है तो वो कौन सा होगा? ये थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा। देखिए, जो मैंने इस पिछले प्रश्न के जवाब में कहा, फाइनेंशियल्स क्यों? क्योंकि आज के दिन इनकी ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्गर हो रही है। अगर बाहर से पैसा कम आएगा, भारत से बाहर डॉलर जाएंगे, तो क्या होता है कि दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रुपीज। तो आप पाओगे कि इंडियन क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी। वो ऑलरेडी आप देख रहे हो, जो सब 10% थी वो अब 14-15% के आसपास पहुंच गई है। स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल है, तो एनपीएस कम है, और आपको यील्ड इंक्रीज का, निम इंक्रीज का फायदा प्रॉफिट्स पे मिलेगा। तो इस स्टेज पे फाइनेंशियल शुड डू वेल। सेकेंड, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वो वीकर करेंसी के दौर पे शायद अच्छा करती, पर आज के दिन वहां पे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की भी हो सकती है। तो ऐसे समय में जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली बिजनेसेस हैं, एंड दैट कैन इंक्लूड डिफेंस एंड दैट कैन इंक्लूड केमिकल्स, वो शायद यहाँ पे कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले, एंड शायद इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा करे। तीसरे, जैसे जो डिफेंसिव होते हैं क्लासिक, पिछले प्रश्न के जवाब में कहा कि स्टेपल्स और स्मॉल टिकट ड्यूरेबल्स, दे शुड सस्टेन एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम लोअर कमोडिटी प्राइसेस, तो उनको मार्जिन में इजाफा भी मिलेगा। और जो एक और क्लासिक डिफेंसिव माने जाने वाला सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स काइंड ऑफ स्टफ। वहां पे काफी समय से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। चाहे तो जो उनकी फैसिलिटीज थी उनमें यूएस एफडीए की जांच बाकी थी, अभी धीरे धीरे वो हो रही हैं। शायद प्रोडक्ट बास्केट वीक थी, अब धीरे धीरे वो स्ट्रेंथन हो रही है, तो वहां पे शायद बदलाव देखने को मिले। तो इस क्षेत्र पे भी मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस इंक्रीज करने की जरूरत है। ये जो है दोनों तरीके से बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ भी है। इनफैक्ट तीसरा तरीका ये भी है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड का कंसोलिडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बट ये सारी चीजें इमीडिएट की नहीं है, वो धीरे धीरे, अगर आप देखते हो कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, उस
इवेंट में आप इस तरफ जाओगे, वरना जैसा मैंने पहले कहा अगले 2-3 महीने तो शायद आपको ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखेगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस है वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में आपको जो वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबी है, बनाने की क्षमता है वो चिप्स शॉर्टेज की वजह से आप बना नहीं पा रहे हो। तो जैसे जैसे वो खुलेगा आपको 3-4 महीने की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो कम से कम दिखनी चाहिए, एंड उससे एसोसिएटेड जितनी भी बिजनेसेस हैं वहां पे भी ग्रोथ दिखेगी और इट विल रिफ्लेक्ट इन द इकोनॉमी ऑल्सो। तो फेस्टिवल सीजन तक तो आप मान के चलिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और साथ ही साथ बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशो की कंटेंट पे आपने बात की हमसे। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय बदलते हैं और अब यहाँ